हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तब तक मैं आपको एक स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन पंक्तियाँ बता देता हूँ। गम के दुख के सारे दिन जाने वाले हैं, अब मैंने भी शुरू कर दी है पढ़ाई, अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन को हम 5 आयामों पर डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से प्रीपोजिशन की बहुत ही अच्छी क्लास स्टार्ट होने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन के सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो आप पिछला वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में देख लें। तो फिलहाल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा और मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीपोजिशन के पहले टाइप्स से, जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में दोस्तों मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा प्रीपोजिशन टू का, प्रीपोजिशन फॉर का यूज और टूवर्ड का यूज। टूवर्ड का यूज दोस्तों, इन 3 प्रीपोजिशन की चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज दोस्तों डेस्टिनेशन को शो करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज डेस्टिनेशन को शो करने के लिए किया जाता है, यानी लक्ष्य। तो इसे आप लिख सकते हैं, जब लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कोई मूवमेंट हो तो वहां पर मैं टू और फॉर का यूज करता हूं। दोस्तों, जब लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कोई भी मूवमेंट हो तो वहां पर मैं टू और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करता हूं। दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूं टू और फॉर में क्या डिफरेंस है। टूवर्ड का यूज देखिए दोस्तों, टूवर्ड का यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है। डायरेक्शन यानी दिशा को बताने के लिए टूवर्ड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, टूवर्ड और एक वर्ड होता है टूवर्ड्स। दोस्तों, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश दोनों ही प्रीपोजिशन को एक्सेप्टेबल मानती है। ये दोनों ही प्रीपोजिशन एक्सेप्ट किए जाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। सो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर टूवर्ड और टूवर्ड्स लिखा है तो आप कंफ्यूज जाए। जैसे एसएससी ने क्या किया, 2014 में एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जैसे उसने पूछा, वी वर वॉकिंग टूवर्ड द मार्केट। वी वर वॉकिंग टूवर्ड द मार्केट। और एक विकल्प उसने दिया नो एरर का। तो बच्चों ने क्या किया दोस्तों कि जैसे यहाँ पर उसने ये दे दिया पार्ट ए, यहाँ पर दे दिया पार्ट बी, यहाँ पर दे दिया पार्ट सी और नो एरर पार्ट डी। तो बच्चों ने क्या किया कि यहाँ पर एरर कर दिया कि यहाँ पर टूवर्ड की जगह टूवर्ड्स होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर टूवर्ड और टूवर्ड्स बोथ आर करेक्ट, बिकॉज इन ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेप्टेड टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स आल्सो। सो वहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ये नो एरर का ऑप्शन यहाँ पर टिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने टूवर्ड का यूज सिर्फ एक ही सेंस में किया जाता है, डायरेक्शन को बताने के लिए। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम टू के यूज डिस्कस करते हैं, फिर फॉर के यूज डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि टू और फॉर में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा आप। नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं टू का यूज करता हूँ। पहला यूज़ तो मैंने आपको बताया कि टू का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य। दोस्तों, जब कोई चीज़ किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए बात की जाए तो वहाँ पर डेस्टिनेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू स्कूल। दोस्तों, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को आप समझिए। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगाने का मतलब ये है कि
मैं एक लक्ष्य को इंडिकेट करते हुए ये काम कर रहा हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेरा डेस्टिनेशन ही, मेरा लक्ष्य ही स्कूल है। रास्ते में कई सारी चीज़ें आएंगी, मार्केट आएंगी, मेरे किसी दोस्त का घर आएगा, लेकिन मुझे जाना ही स्कूल है। तो टू का पहला यूज है डेस्टिनेशन के लिए। टू का दूसरा यूज देखिए दोस्तों, टू शो द रिलेशन। टू शो द रिलेशन, रिलेशन को बताने के लिए भी टू का यूज किया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया कि रिया इज ओल्डर, एल्डर लिख देता हूँ, रिया इज एल्डर टू हर्षिता। अब इस बात को समझिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर एल्डर आया है दोस्तों। एल्डर एक एडजेक्टिव है, मैं बता देता हूँ। एल्डर का यूज़ एक ही फैमिली में बड़े का बोध कराने के लिए किया जाता है, और एल्डर के बाद हाँ आपको हमेशा टू प्रेपोजिशन का ही यूज़ करना होता है। एल्डर के बाद मैं इंग्लिश में कभी भी देन का यूज नहीं करता हूँ, एल्डर के बाद टू। तो ये टू शो द रिलेशन, रिलेशन को दिखाने के लिए भी मैं टू का प्रयोग करता हूं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिएगा, ओल्डर, ओल्डर के साथ में टू का प्रयोग भी कर सकता हूं और देन का प्रयोग भी कर सकता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। कई बार कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में एरर आ जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस एरर एल्डर और ओल्डर को लेकर पूछे जाते हैं दोस्तों। हालांकि मैं ज़्यादा दूर इस टॉपिक में जाना नहीं चाहूँगा और एडजेक्टिव में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा, फिलहाल आप इसे देखिए। अब यहाँ पर एक बात और निकल कर आई, एल्डर का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन को शो करने के लिए किया जाता है, ब्लड रिलेशन के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ओल्डर का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है, और जब ब्लड रिलेशन ना हो तब भी ओल्डर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम टू का तीसरा यूज। टू के दो यूजेस हम देख चुके हैं, इसे आप नोट्स में जरूर लिखते चलिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं टू का तीसरा यूज। टू का एक यूज टू शो द कंपैरिजन, टू शो द कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना को दिखाने के लिए भी मैं टू का यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे लैटिन कंपैरेटिव हैं जिनके बाद आपको हमेशा टू का ही यूज करना होता है। जैसे वह लैटिन कंपैरेटिव कौन से हैं? लैटिन कंपैरेटिव ऐसे कंपैरेटिव होते हैं दोस्तों जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। जैसे मैं लिख दूँ जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर। ये कुछ ऐसे लैटिन कंपैरेटिव हैं दोस्तों जिनके बाद आपको हमेशा इंग्लिश में टू का ही प्रयोग करना होता है कंपैरिजन को शो करने के लिए, ठीक है दोस्तों। पोस्टीरियर का मतलब होता है पहले वाला, इंटीरियर का मतलब होता है बाद वाला। पोस्टीरियर यानी बाद वाला, इंटीरियर यानी पहले वाला, थोड़ा उल्टा हो गया तो आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं राम इज सीनियर टू मी। ये देखिए दोस्तों, सीनियर यहाँ पर लैटिन कंपैरेटिव, इसके बाद मैंने टू का यूज किया कंपैरिजन करने के लिए। तो टू शो द कंपैरिजन, कंपैरिजन को दिखाने के लिए भी मैं हमेशा टू का यूज करता हूँ। एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। यहाँ पर भी मैंने कंपैरिजन दिखाया। तो कंपैरिजन दिखाने के लिए प्रेफर के केस में भी प्रेफर का जब भी केस आता है तब भी मैं हमेशा टू का ही यूज करता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमने टू का अगला यूज देखा। अब टू का हम एक और यूज देखते हैं। टू का चौथा प्रयोग हमारे सामने है दोस्तों। देखिए, टू का एक यूज हम टू का करते हैं टू टेल द टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम टू टेल द टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि इट्स क्वार्टर टू 3 यानी 2:45 बजे हैं। अब मैं बोल दूं कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं बोल दूं कि 15 to
3। इस तरह से टू टेल द टाइम को बताने के लिए भी हमेशा टू का यूज करते हैं दोस्तों। इस तरह से टू के 4 प्रयोग हमने डिस्कस किए। अब मैं थोड़ा फॉर का यूज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करूँगा कि कहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि टू और फॉर का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए फॉर का यूज, पहली बात तो मैं फॉर का यूज आपको बता ही चुका हूँ कि फॉर का यूज डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, पर उसमें डिफरेंस क्या है मैं बताऊँगा। तो देखिए पहला यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। टू का अगला प्रयोग फॉर का अगला प्रयोग देखते हैं बेनिफिट्स के लिए। किसी भी बेनिफिट्स यानी फ़ायदे के लिए, जैसे मैं बोल दूँ कि योगाट इज़ बेनिफिट फॉर डाइजेशन, ठीक है। जो योगा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो ये फॉर का दूसरा यूज हो गया। इस तरह से दोस्तों हमने फॉर की यूज डिस्कस की। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी कैटेगरी पर लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों YouTube में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, टू और फॉर दोनों डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए टू का प्रयोग दोस्तों एक सर्टेन वर्ब के साथ किया जाता है, एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है, जो कि वर्ब है रिटर्न, सेंड, गो, ठीक है। ये दोस्तों कुछ सर्टेन वर्ब है और एक वर्ब और बचती है गेट। ये कुछ सर्टेन वर्ब है जिनके साथ हमें हमेशा टू का ही यूज करना होता है। यूज टू शो द डेस्टिनेशन, टू शो द डेस्टिनेशन। इन वर्ब के साथ आप डेस्टिनेशन को बताने के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे दोस्तों, टू का। जैसे मैं लिख दूं कि ही रिटर्न्ड टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न वर्ब है, इसके साथ आपको फॉर का यूज कभी नहीं करना है, टू का ही यूज करना है। इसी प्रकार मैं लिख दूं को ही सेंड्स टू मैसेज, ही सेंड्स टू मैसेज। इसी प्रकार मैं लिख दूं ही वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई वेंट गो, जो कि गो की सेकंड फॉर्म है अपने आप में। तो इस तरह से इसके साथ मैं टू का यूज करता हूँ। ये कुछ सर्टेन वर्ब है दोस्तों जिनके साथ आपको टू लगाना ही लगाना, इनके साथ फॉर का यूज कभी नहीं किया जाता। इस प्रकार से दोस्तों हमने टू का डिस्कस किया। अब मैं फॉर का यूज डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दोस्तों दो ऐसी वर्ब है जिनके साथ आपको हमेशा फॉर का यूज करना होता है। पहली वर्ब है दोस्तों आपके सामने स्टार्ट, और दूसरी वर्ब है दोस्तों लीव, ठीक है, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपके सामने लेफ्ट। दोस्तों ये दो ऐसी वर्ब है जिनके साथ आपको हमेशा फॉर का यूज करना होता है। जैसे मैं बोल दूं ही स्टार्टेड टू फॉर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टार्टेड वर्ब आई, इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा फॉर का ही यूज करूँगा, टू का यूज नहीं करूँगा। एक एग्जाम्पल में और लिख देता हूँ, जिसे मैंने लिख दिया वी लेफ्ट टू फॉर द एयरपोर्ट, फॉर द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, लेफ्ट वर्ब आई और यहाँ पर लेफ्ट के साथ मैं हमेशा फॉर का यूज करता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमने टू और फॉर के बीच का अंतर जाना और उसके कुछ बहुत सारे यूजेस जाने। दोस्तों अब मैं आपके सामने कैटेगरी बी का डिस्कशन करूंगा। बी कैटेगरी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो कि अपने बाद किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेते या कि एक सर्टेन प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है, यानी वर्ड दैट डू नॉट टेक एनी preposition
और सर्टेन प्रीपोजिशन। अब मैं ऐसी कैटेगरी का डिस्कस करूंगा जो कि अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं या कि एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप लिख लीजिएगा मैरी, मैरी। दूसरा लिखेगा अब्रॉड। दोस्तों अब्रॉड एडवर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है विदेश, ठीक है। तीसरा अपोज, अपोज यानी दोस्तों होता है विरोध करना। अगला है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, फिर है डायरेक्ट और फिर है रीच। और कुछ वर्ब है दोस्तों जैसे इनसाइड, आउटसाइड, अप स्टेयर्स और एक है दोस्तों डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर। डाउन स्टेयर से नीचे की तरफ, अप स्टेयर से ऊपर की तरफ। दोस्तों इन सभी वर्ड के बाद आपको कभी भी टू का यूज नहीं करना है। सुनिएगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस में इन सभी शब्द के साथ आपको कभी भी एक्टिव वॉइस में टू का यूज नहीं करना है। पैसिव वॉइस में इनके साथ टू का यूज हो जाता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप टू का यूज कभी भी नहीं करेंगे एक्टिव वॉइस में। जैसे कुछ सेंटेंस मैं लिखता हूं, आप इन सेंटेंस पे थोड़ा देखिएगा कैसे। पैसिव वॉइस में इन वर्ड के साथ टू का यूज हो जाता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में टू का यूज इनके साथ कभी भी आपको नहीं करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, ही वेंट टू अब्रॉड, अब्रॉड। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ही अपोज्ड टू माय प्रपोजल। और एक और लिख देता हूं, राम मैरिड टू सीता। चलिए दोस्तों इन सेंटेंसों को देखिए, ये सभी के सभी सेंटेंस एमटीएस, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब्रॉड है, मैंने बताया है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसलिए इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है, इसके साथ भी अपोज लिखा है, इसके साथ भी टू का यूज नहीं किया जाएगा। और ये मैरिड, ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ भी आपको टू का यूज नहीं करना है, राम मैरिड टू सीता। लेकिन दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन बी प्लस पैसिव वॉइस का हो, ठीक है, बी प्लस पैसिव वॉइस का हो, अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बी प्लस पैसिव वॉइस का हो, यानी इसमें बी के बाद कोई भी पैसिव वॉइस है नहीं, ऐसा मैं लिख सकता हूं बी प्लस मैरिड। मैरिड के साथ दोस्तों बी प्लस मैरिड, इसके बाद आप टू का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज मैरिड टू सीता। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहां पर ये बी फॉर्म आ गई। देखिए दोस्तों बी फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये सभी बी फॉर्म होती है दोस्तों। और बी की फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम है बी इज, एम, आर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर और इसकी थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन, ठीक है। ये बी की फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। बी को दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में एक और बात बता देता हूँ, बी को स्पेशल वर्ब भी बोला जाता है क्योंकि बी एक ऐसी वर्ब है जो यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज वेल एज मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होती है। बी के बाद अगर मैरिड शब्द है तो इसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है, जैसे ये इज यहाँ पर बी वर्ब है इसलिए मैंने इसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया। अब दोस्तों देखिए कुछ और बात मैं आपको बता देता हूँ। अब अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों एक वर्ड और है, जैसे मैंने लिखा कि ही इज वेटिंग फॉर मी। ये सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल ठीक है क्योंकि वेट वो अपने साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करती है, ठीक है। और एक शब्द और है दोस्तों अवेट।
दोनों बेट और अबेट दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अबेट प्योरली और प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद मैं इंग्लिश में कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ ही इज गोइंग, जैसे मैं बोल दूँ कि ही इज़, ऐसा लिख लो दोस्तों, ही इज़ अवेटिंग फॉर मी। तो ये सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अवेट प्योरली और प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। एक और सेंटेंस दोस्तों मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ ही इज़ वेटिंग फॉर प्रिंसिपल। तो ये सेंटेंस भी दोस्तों अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेट वो अपने बाद फॉर प्रीपोजिशन लेती है। लेकिन मैं ये सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, जो कि एक एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। देखिए, मैं यदि लिख दूं कि ही इज़ अवेटिंग फॉर प्रिंसिपल, तो ये सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अवेट वर्ब तो अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेती ही नहीं है। अवेट तो ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद सीधा वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। दोस्तों अब हम अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। एक और शब्द बच रहा है दोस्तों, ऑर्डर। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक बार 2016 में एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था दोस्तों, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। और बच्चों ने इस सेंटेंस को बिल्कुल ठीक माना, क्योंकि उनका मानना था कि ऑर्डर के बाद फॉर। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑर्डर भी प्योरली और प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑलवेज ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अपने बाद हमेशा होती है, और यह वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट पर जाकर पास ओवर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं दोस्तों एक और आपको बात बता देता हूं कि ऑर्डर के बाद आपको कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज़ भी नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, ऑर्डर के बाद कई बच्चे हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हमेशा दोस्तों कॉन्सेप्ट को बेहतरीन गहराई से पढ़िए और हर चीज़ सीख कर चलिए, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में कभी भी इजी क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जामिनेशन में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे आपने टू और फॉर का यूज पढ़ा तो बेसिक यूज पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़िए। जैसे मैं लिख दूं कि ही ऑर्डर्ड टू हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ बटर। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस एक दफ़ा आपको बिल्कुल पूरा सही लगेगा, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में ग्रामर में जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पढ़ने में सही लगे वो सेंटेंस में भी सही हो, ग्रामेटिकली भी सही हो, ऐसा नहीं भी हो सकता। इसलिए यहाँ से हम टू को रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड प्योरली और प्योरली ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब को डायरेक्ट अपने पास सीधे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही बढ़िया यूज डिस्कस किया। अब मैं दोस्तों दो प्रीपोजिशन की और चर्चा कर लेता हूं और फिर इस क्लास को ख़त्म करता हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई बताएगा नहीं। दोस्तों चलिए देखिए, मैं अगला प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में डिस्कस करता हूं अलोंग और अलोंग विथ। दोनों बहुत ही अच्छे प्रीपोजिशन हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अलोंग और अलोंग विथ। अलोंग का प्रयोग दोस्तों इन द सेम लाइन ऑफ, अलोंग का यूज इन द सेम लाइन ऑफ। अलोंग का प्रयोग किनारे के सेंस को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं कि ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे चल रहा है। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। अब मैं लिख दूं शी वाज गोइंग
along the railway line, along the railway line, ठीक है। सी वॉज गोइंग अलॉन्ग द रेलवे लाइन, वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे जा रही थी। तो अलॉन्ग का प्रयोग किनारे किनारे के सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। अलॉन्ग विथ का प्रयोग दोस्तों साथ साथ के सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी टुगेदर विथ। अलॉन्ग विथ का प्रयोग दोस्तों टुगेदर विथ साथ साथ के सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैंने लिख दिया सी केम अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड, ठीक है, वह अपने पति के साथ साथ आई। तो दोस्तों देखिए, along और along with दोनों बहुत ही अच्छे प्रीपोजिशन है। along का प्रयोग इन द सेम लाइन ऑफ किनारे किनारे के सेंस को दर्शाने के लिए, जबकि along with का यूज टुगेदर विथ साथ साथ के सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब मैं लास्ट प्रीपोजिशन का डिस्कस इस वीडियो में कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें आप लिखते चलिएगा नोट्स में जरूर। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए, प्रीपोजिशन में डिस्कस करता हूँ अगेंस्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट का पहला प्रयोग अपोजिट के सेंस को दर्शाने के लिए, यानी प्रतिकूल। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के प्रतिकूल हो तो उसको दर्शाने के लिए मैं अगेंस्ट का यूज करता हूं दोस्तों, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल against the current, against the current, it is difficult to sail against the current, यानी धारा के विरुद्ध नाव चलाना काफी कठिन होता है। तो यहाँ पर प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव चलाना काफी कठिन है। तो अगेंस्ट का पहला यूज मैं किसके लिए करता हूँ दोस्तों, अपोजिट के सेंस में, प्रतिकूल के सेंस को दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगेंस्ट का दूसरा यूज, अगेंस्ट का दूसरा यूज देखिए दोस्तों, अगेंस्ट का एक यूज में टचिंग अपॉन या प्रेसिंग अपॉन के सेंस में करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, किसी चीज का सहारा लेकर यदि आप स्टैंड है तो भी आप यहां पर अगेंस्ट का यूज करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी दोस्तों दीवाल होता है। ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवाल का सहारा लेके खड़ा है। इस प्रकार से अगेंस्ट का दूसरा यूज मैंने डिस्कस किया टचिंग अपॉन और प्रेसिंग अपॉन के सेंस में, यानी सहारा लेकर। ठीक है दोस्तों, अब एक और लास्ट यूज डिस्कस कर लेते हैं अगेंस्ट का, इन कंट्रावेंशन ऑफ। लिखिएगा दोस्तों, इन अगेंस्ट का तीसरा यूज, इन कंट्रावेंशन ऑफ, इन कंट्रावेंशन ऑफ। इसका मतलब दोस्तों होता है के विरुद्ध, किसी चीज के विरुद्ध को के सेंस को दर्शाने के लिए भी मैं हमेशा अगेंस्ट का यूज करता हूं। दोस्तों बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, वन मस्ट बी अगेंस्ट द करप्शन। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति को हमेशा करप्शन के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, वन मस्ट का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति से है, एक व्यक्ति को हमेशा करप्शन के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि समझिएगा, आई एम अगेंस्ट द all kinds of terrorism, मैं आतंकवाद के हर प्रकार के विरुद्ध हूँ। यहाँ पर अगेंस्ट आया दोस्तों, विरुद्ध के सेंस को दर्शाने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया चीज़ें सीखने को मिली हो, कुछ नई चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि
आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट छोटा सा ज़रूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने मित्रों में, ताकि वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।